हाय गाइस, सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में एंड देन सब टॉपिक सिंपल हार्मोनिक मोशन, एसएचएम एंड मोशन अंडर डिफरेंट लॉज। ओके, तो इस वीडियो में हम एसएचएम के बारे में जानेंगे। तो आइए हम रेक्टिलिनियर मोशन से इस वीडियो को शुरू करते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन इट मीन्स सरल रेखीय गति। ओके, तो हम अपने कुछ प्रीवियस वीडियो में भी रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आइए इस वीडियो में हम अगेन रिवाइज कर लेते हैं। व्हेन वी रिक्वायर only one coordinate axis along with time to describe the motion of a particle is said to be in linear motion or rectilinear motion। तो जब कोई पार्टिकल किसी सरल रेखा के अलोंग मोशन या फिर गति करता है तो वो जो मोशन होगा वो हो जाएगा उस पार्टिकल का रेक्टिलिनियर मोशन। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन ए स्ट्रेट लाइन। तो अभी हम थोड़ा सा डायग्राम बनाएंगे और देखेंगे कि रेक्टिलिनियर मोशन को हम डायग्राम की हेल्प से कैसे समझ सकते हैं। अच्छा, चलिए मान लिया कि कोई पार्टिकल है और किसी टाइम t1 पर उसका पोजीशन ये है p पोजीशन, और फिर वो चलता है किसी टाइम t2 टाइम पर उसका पोजीशन है a डैश। हमने मान लिया कि उसका रेस्ट स्टेट ये है, तो वो यहाँ से मूव करना शुरू करता है और किसी टाइम t1 पर उसका पोजीशन ये, किसी टाइम t2 पर उसका पोजीशन ये, और आगे भी अगर वो मूव करता है तो आगे उसका टाइम कुछ और होगा, तो ऐसे t3 टाइम तो उसका पोजीशन ये होगा। अलोंग एक ही एक्सिस, एक ही कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग जो पार्टिकल मूव करता है तो उसका जो मोशन होता है वो कहलाता है रेक्टिलिनियर मोशन। तो ये बहुत ही सिंपल है और हम इसको बहुत ही सिंपली देख भी चुके हैं, तो अभी आप सब लोगों को समझ आ गया होगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन इट मीन्स सरल आवर्त गति। ए पार्टिकल इज सेड टू परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन इफ इट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन सच दैट इट्स एक्सेलेरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए फिक्स्ड पॉइंट in the line and is proportional to the distance of the particle from the fixed point which is called the center of motion। कि जो fixed point है उसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं center of motion या फिर center of mass। चलिए, तो कोई भी पार्टिकल है यहाँ रेस्ट स्टेट में, इस बार हमने इसको इधर से मूव करवा देंगे क्योंकि पिछली बार हमने रेक्टिलिनियर मोशन में इसको इधर से, तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने मान लिया कि ये जो ए पॉइंट है ये इसकी रेस्ट स्टेट है और पार्टिकल शुरू करता है यहाँ से चलना। ओके, यहाँ से चलना शुरू करता है और एक इसमें फिक्स्ड पॉइंट है, ये ए डैश ए लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, और ओ है जो एक फिक्स्ड पॉइंट है। हमने लेट कर लिया कि ओ इज ए फिक्स्ड पॉइंट। तो पार्टिकल की रेस्ट स्टेट है ए और ये चलना शुरू करता है टुवर्ड्स ओ। ओके, तो हमने इसको एज्यूम कर लिया ए पॉइंट पर। यदि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, और ऑब्वियसली करेगा क्योंकि हम रेक्टिलिनियर मोशन में पढ़ रहे हैं एसएचएम, और रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन ए स्ट्रेट लाइन। तो यदि पार्टिकल रेक्टिलिनियर मोशन इट मीन स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो पार्टिकल इधर मूव कर रहा है तो कंप्लीटली उसका फोर्स भी इधर की ओर लगेगा। देन उस पार्टिकल का एक्सेलेरेशन ऑलवेज टुवर्ड्स पॉइंट ओ होगा। उस पार्टिकल मतलब पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, उसका कंप्लीटली फोर्स इधर लग रहा है, तो ऑब्वियसली पार्टिकल का एक्सेलेरेशन कहाँ होगा, ऑलवेज टुवर्ड्स ओ। ऑलवेज टुवर्ड्स ओ, और जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट है, इट मीन्स इस पार्टिकल का एक्सेलेरेशन हमेशा फिक्स्ड पॉइंट की ओर है, और ये जो एक्सेलरेशन है जो पॉइंट ओ की हो रहा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट। कि पार्टिकल अगर जहां भी कहीं है तो उस पार्टिकल का डिस्टेंस फिक्स्ड पॉइंट से उस पार्टिकल का डिस्टेंस उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम पार्टिकल को यहाँ एज्यूम करें तो पार्टिकल का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। और अगर हम पार्टिकल को किसी टाइम टी पर, मैंने इस पॉइंट पी पर एज्यूम कर लिया, तो पार्टिकल का मैंने डिस्टेंस मान लिया ओपी, क्या हो गया एक्स। तो यहाँ से हम मान सकते हैं कि ए पर रेस्ट स्टेट में इट मीन्स हमने ये डिस्टेंस मान ली ए। अब क्योंकि पार्टिकल रेस्ट स्टेट में है तो उसका जो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू ए हो जाएगा। तो मतलब x क्या है, पार्टिकल की डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट। तो हमने मान लिया कि किसी टाइम पर तो t इक्वल टू 0 पर तो पार्टिकल यहाँ होगा ना, तो उसका जो डिस्टेंस हमने मान लिया a, हमने लेट कर लिया a डिस्टेंस, लेट कर लिया ओ ए। ओके, देन x इक्वल टू ए हो गया रेस्ट स्टेट पर पार्टिकल का डिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पर उसका वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी 0 होगा, वेलोसिटी 0 होगा, टाइम 0 होगा। कि किसी टाइम t इक्वल टू 0 पर जो डिस्टेंस है x इक्वल टू ए एंड देन वेलोसिटी है 0। ये तो बात थी रेस्ट स्टेट की। तो अब पार्टिकल ने चलना यहाँ से मूव किया, तो यहाँ से मूव किया तो पॉइंट P पर किसी टाइम t पर पॉइंट P पर पहुंचा, तो उसका जो फिक्स्ड पॉइंट से उसका जो डिस्टेंस है वो है x। ओके,
तो एसएचएम क्या होता है कि कोई भी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो वहां एक फिक्स्ड पॉइंट हमने एज्यूम क्या होता है और वो है हमारा ओ। तो उस पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो टूवर्ड होगा ओ, एंड देन जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस पार्टिकल के डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट ओ। ओके, तो ये होता है एसएचएम। तो अभी आप देखिएगा कि हम किसी भी पार्टिकल का एसएचएम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी आपने थोड़ा बहुत डायग्राम सीख लिया होगा, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि हम किसी भी पार्टिकल का एसएचएम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हेडिंग रहेगा मोशन ऑफ ए पार्टिकल अंडर एसएचएम, सरल आवर्त गति के अंतर्गत एक कण की गति। तो गाइज सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि हम इस फिक्स्ड पॉइंट ओ को सेंटर ऑफ मोशन, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ फोर्स भी कहते हैं, क्योंकि इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ फोर्स की वजह से ही तो लग रहा है। सेंटर ऑफ फोर्स ये है, तो फोर्स लग रहा है सेंटर ऑफ फोर्स की तरफ, तो एक्सेलरेशन भी ऑब्वियसली ओ पॉइंट की ओर ही लगेगा। देन इसलिए हम इसको सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ फोर्स, सेंटर ऑफ मोशन भी कहते हैं। तो अभी हम थोड़ा सा इसका जो थ्योरी होता है वो देखते हैं एंड देन मैथमेटिकली इसको सॉल्व करेंगे। लेट पी बी द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम टी on the line A-A, where O is the fixed point in the line A-A। तो ये सब हमने पहले ही जान लिया कि कोई A-A लाइन है, कि एक हमने स्ट्रेट लाइन को सपोज कर लिया कि A-A लाइन है और उस पर किसी टाइम t पर पार्टिकल का पोजीशन हमने एज्यूम कर लिया। और हम ऐसा ही करते हैं कि हम किसी पार्टिकल के लिए कुछ भी निकाल रहे हैं। हमने पहले जैसे रेडियल वेलोसिटी, ट्रांसवर्स वेलोसिटी, इन सब के बारे में पढ़ा था। तो क्या करते थे, किसी टाइम टी पर पार्टिकल का पोजीशन उस कर्व पर ही लेट कर लेते थे। तो सिंपली हम इस स्ट्रेट लाइन में क्या करेंगे, किसी टाइम टी पर पार्टिकल का पोजीशन मैंने यहाँ पर लेट कर लिया, तो अब मैं यहाँ से पार्टिकल का जो एसएचएम है वो फाइंड आउट करूंगी। तो किसी टाइम टी पर पार्टिकल का पोजिशन यहाँ है, इट मीन्स जो ओपी है वो एक्स है। तो अभी हम देखेंगे एसएचएम की डेफिनेशन से कि क्या थी एसएचएम की डेफिनेशन, की कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो उसका एक्सेलरेशन जो है वो टूवर्ड होगा ओ, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ओपी के। ओपी इट मीन्स डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट, देन इट्स एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, और जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टेड टूवर्ड्स ओ। तो इसका मतलब क्या है कि डायरेक्टेड टूवर्ड्स ओ इसका एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन इट मीन्स हो जाएगा कि डायरेक्टेड टूवर्ड्स ओ, मतलब एक्सेलरेशन इधर है ओ की ओर है, इट मीन्स पार्टिकल इधर मूव कर रहा है ओ की ओर जा रहा है। इट मीन्स एक्स क्या हो रहा है, डिस्टेंस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। टाइम तो इंक्रीज हो रहा है, एक्स डिक्रीज, डिस्टेंस डिक्रीज, टाइम इंक्रीज हो रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो बस नेगेटिव साइन से कंफ्यूज मत होइएगा। इट मीन्स पार्टिकल ओ की तरफ आ रहा है, डिस्टेंस डिक्रीज हो रही है, देन एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा, नेगेटिव साइन आ गया। तो एक्स डबल डॉट हो गया एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एक्स के। तो एक्सेलरेशन को हम कई तरीकों से पढ़ते हैं, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, डीवी अपॉन डी टी, वी डीवी अपॉन डी एक्स। तो अब यहाँ जो सेट बैठेगा वो हम यूज कर लेंगे। तो मैंने डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर नहीं यूज किया, ये भी नहीं यूज किया, तो मैंने यूज किया वी डीवी अपॉन डी एक्स, बिकॉज मेरे पास एक्स भी है तो मैं ये यूज कर लूंगी सिंपली वी डीवी अपॉन डी एक्स। तो एक्स डबल डॉट की जगह मैं लिख सकती हूँ वी डीवी अपॉन डी एक्स इक्वल माइनस म्यू एक्स। तो सिंपली हमें इसको आगे सॉल्व करना है और जो इक्वेशन है एसएचएम का किसी भी पार्टिकल के लिए और किसी टाइम टी पर, वो हमें फाइंड आउट कर देना है। तो अभी ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था तो हमने म्यू लगाया, तो म्यू एक कांस्टेंट है। हम सब लोग जानते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हम जब भी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, और ये जो हमारा कांस्टेंट है वो है इंटेंसिटी ऑफ फोर्स। ओके, कि एक्सेलरेशन इट मींस चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी किससे जुड़ी हुई है, फोर्स से, कि जितना फोर्स हम ज्यादा अप्लाई करेंगे वेलोसिटी उतना ही बढ़ेगी। अगर आप किसी को जोर से अगर थप्पड़ लगाते हो तो ऑब्वियसली उसको उतना ही जोर से थप्पड़ लगेगा जितना अपने जोर से मारा। तो यहाँ पर फोर्स का इफेक्ट रहता है पूरा वेलोसिटी से, कि वेलोसिटी जो है वो फोर्स से जुड़ी हुई है। ओके, देन म्यू क्या है, यहाँ पर एक कांस्टेंट है, और वो कांस्टेंट कौन सा है, इंटेंसिटी ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे आप सिंपली लिख सकते हो इंटेंसिटी ऑफ फोर्स, इंटेंसिटी ऑफ फोर्स। ओके, ये है म्यू। ओके, तो वी डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल माइनस म्यू एक्स हो गया। तो यहाँ पर दो वेरिएबल है वी और एक्स, बिकॉज म्यू कांस्टेंट है तो इसको वेरिएबल सेपरेट कर लेंगे। तो वी डी वी हो गया एंड देन माइनस म्यू एक्स डी एक्स हो गया। इसका इंटीग्रेशन करने पर वी डी वी वी स्क्वायर बाई टू इक्वल माइनस म्यू एक्स स्क्वायर बाई टू, और प्लस में एक C1 कांस्टेंट ऐड हो गया, वेयर C1 इज ए कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। तो अभी ये जो इक्वेशन मिला हमें, इक्वेशन नंबर 1 वी स्क्वायर बाई टू इक्वल माइनस म्यू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस C1,
देन लेट द पार्टिकल कम टू रेस्ट एट ए वेयर ओ ए इक्वल ए। तो अभी इस इक्वेशन से हमें क्या करना है, तो सिंपली हम इस इक्वेशन को देख सकते हैं कि हमारे पास कांस्टेंट आ गया, और जब भी ऐसा होता है तो हम एक इनिशियल लेवल से किसी वैल्यू को निकालते हैं और इस वैल्यू में पुट करके हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो ऐसा हम कब कर पाएंगे, जब हम एक इनिशियल लेवल से पार्टिकल का जो देखें उसका टाइम क्या था, उसका एक्स क्या था, उसका वी क्या था। एक्स इट मीन्स डिस्टेंस। ओके, तो लेट द पार्टिकल, हमने लेट किया हुआ था कि पार्टिकल, हमने लेट किया था कि पार्टिकल रेस्ट स्टेट ए से आ रहा है, तो उस टाइम उसका ओ ए जो डिस्टेंस था वो क्या था, ए था। इट मीन्स उसका एक्स इक्वल क्या था, ए था। तो उसका जो डिस्टेंस क्या होगा, ए होगा। डिस्टेंस क्या होता है, पार्टिकल का डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट ए। तो किसी टाइम टी इक्वल टू 0 पर वो पार्टिकल ए पर ही पड़ा था, तो उस टाइम एक्स इक्वल क्या था, ए था। तो गाइज हमें पॉइंट ए पर टाइम टी इक्वल टू 0 पर दो वैल्यूज मिली, x इक्वल टू ए एंड वेलोसिटी v इक्वल टू 0। इन दोनों वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके c1 की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हमने कर ली c1 इक्वल म्यू ए स्क्वायर बाय 2। तो अब इस c1 को हम इक्वेशन नंबर 1 में अगेन पुट करके c1 को रिमूव कर सकते हैं और वहां से एक न्यू इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब आप देखिएगा कि हमने इक्वेशन नंबर 1 में c1 की वैल्यू पुट कर दिया, v स्क्वायर बाय 2 इक्वल माइनस म्यू एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस म्यू ए स्क्वायर बाय 2 एंड v स्क्वायर बाय 2 इक्वल म्यू बाय 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वगैरह कॉमन लेके हमने एक इक्वेशन को फाइंड आउट कर लिया, और वो है v स्क्वायर इक्वल म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2 विच गिव्स द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोर्स। मतलब एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस x पर जो ये इक्वेशन है वो बताता है कि ये पार्टिकल का वेलोसिटी है एट डिस्टेंस x फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट O। ओके, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि किसी पॉइंट P पर जो पार्टिकल का वेलोसिटी है वो ये रहता है v स्क्वायर इक्वल म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2 अंडर SHM। हमने ये जो इक्वेशन निकाला है वो है v स्क्वायर इक्वल म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में जहां कहीं भी SHM अंडर SHM की बात होगी तो वहां ये इक्वेशन जरूर से काम आएगा, v स्क्वायर इक्वल म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब इस इक्वेशन में क्या क्या चेंजेस होते हैं, किन किन कंडीशंस पर, वो हम देखना चाहेंगे। तो अभी हम देखेंगे केस नंबर 1। तो केस नंबर 1 में ऐसा क्या इक्वेशन नंबर 2 में चेंज होता है वो हम देखेंगे। लेट द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट ए एंड मूव्स टुवर्ड्स ओ। की पार्टिकल अगर ए से चलना शुरू करता है और मूव्स टुवर्ड ओ हो तो क्या चेंज आता है इस इक्वेशन में। फ्रॉम इक्वेशन 2 हमारी क्या, वी स्क्वायर इक्वल म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, वी इक्वल अगर अंडर का साइन, हम स्क्वायर का साइन हटाएं तो प्लस माइनस आ जाएगा, और ये जो वैल्यू है तो अभी यहाँ हमें पता नहीं कि हम प्लस लें या माइनस लें, तो ये चीज हमें केस बनाने पड़ेंगे और हम देखेंगे कि वेलोसिटी कब प्लस होती है कब माइनस होती है। तो अभी ये जो केस 1 है वो क्या कहता है कि पार्टिकल ए से चलना शुरू करता है और टुवर्ड्स ओ चलता है, ओ की ओर चलता है। इट मीन्स डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। मतलब पार्टिकल यहाँ है, पार्टिकल ओ पॉइंट ये है, यहाँ से चलना शुरू करता है, तो यहाँ जितना ही ओ के पास आएगा उतना क्या होगा, डिस्टेंस तो नेगेटिव होगी ना भाई, डिस्टेंस तो नेगेटिव होगी, ऑलवेज डिक्रीज होगी डिस्टेंस। मतलब जितना ओ के पास आ रहा है डिस्टेंस डिक्रीज होगी, और टाइम इंक्रीज तो, और टाइम तो हमेशा इंक्रीज होगा। मतलब जितना चलेंगे टाइम तो बढ़ता ही जाएगा ना, हम जितना ज्यादा चलेंगे टाइम उतना ही ज्यादा लगता जाएगा। तो टाइम इंक्रीज हो रहा है, उसके साथ डिस्टेंस डिक्रीज हो रही है, तो वेलोसिटी क्या होगी वहां, dx अपॉन टी, dx अपॉन dt क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इस केस नंबर 1 में जो वेलोसिटी रहेगा वो रहेगा नेगेटिव। तो ये चीजें आपने पहले ही देख लिया, एक्स कब डिक्रीज होता है, टाइम इंक्रीज के साथ dx अपॉन dt नेगेटिव हो जाता है। सो ये चीज हमने देख ली अब तक। तो अभी क्या लिख सकते हैं हम इसको, dx अपॉन dt इक्वल माइनस अंडरूट म्यू अंडरूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो x और t दो वेरिएबल है, सेपरेट करके हम इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे और एक इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे। केस नंबर 1 का एक न्यू इक्वेशन हमें मिलने वाला है थोड़ी देर में। तो dx अपॉन अंडरूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल अंडरूट म्यू dt हो जाएगा। तो अभी ये माइनस मैंने इधर ले लिया क्योंकि मैं एक फॉर्मूला जानती हूँ, इंटीग्रेशन माइनस अंडरूट में -1 अपॉन अंडरूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है, जो इंटीग्रेशन वो होता है कोस इनवर्स एक्स अपॉन ए इक्वल अंडरूट म्यू टी, dt का टी हो जाएगा प्लस C2 एक न्यू कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मैंने C2 एक कांस्टेंट ऐड कर लिया बिकॉज C1 हमने पहले मान लिया। तो C2 इज ए कांस्टेंट और इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो कोस इनवर्स एक्स अपॉन ए इक्वल अंडरूट म्यू टी प्लस C2। तो यहाँ से हमें क्या करना होगा, C2 को रिमूव करना पड़ेगा। तो फिर से हम इनिशियली वैल्यूज देखेंगे कि हम देखेंगे हमें हमारे पास x क्या है, हमारे पास t क्या है।
तो गाइस क्योंकि x इक्वल टू ए था हमारा पॉइंट ए पर रेस्ट स्टेट पर, और वहां टाइम क्या था, 0 था, हम पहले भी देख चुके हैं, तो कोस इनवर्स x अपॉन इक्वल अंडर म्यू टी रह जाएगा, बिकॉज C2 हो जाएगा 0। तो x अपॉन ए इक्वल कोस अंडर म्यू टी हो जाएगा, कोस इनवर्स उधर जाके कोस 1 अपॉन है तो उधर मल्टीप्लाई में, तो x इक्वल टू ए कोस अंडर म्यू टी। एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 3 की जब पार्टिकल टूवर्ड्स ओ जाता है, वेलोसिटी नेगेटिव होती है, तो वहां से हमें ये इक्वेशन मिलता है, और इक्वेशन नंबर 2 इसमें चेंज हो गया। तो अभी हम देखते हैं केस नंबर 2 की क्या रहता है कि वेलोसिटी कब पॉजिटिव हो जाती है। केस नंबर 2, लेट द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओ विद सम वेलोसिटी एंड कम टू रेस्ट एट, इस बार इनिशियल लेवल क्या हो गया, पॉइंट ओ, मतलब पार्टिकल यहां से पॉइंट ओ से चलना शुरू करेगा, मतलब फिक्स्ड पॉइंट से पार्टिकल जितना ज्यादा दूर जाएगा डिस्टेंस क्या होगी, उतनी ज्यादा बढ़ेगी ना, मतलब जितना ज्यादा उधर जाएगा, मतलब उधर जा रहा है, इस बार पार्टिकल का मूवमेंट उधर हो रहा है, तो फिक्स्ड पॉइंट ए से रेस्ट की ओर जा रहा है, तो मतलब इनिशियल लेवल ओ होगा, यहाँ पर x इक्वल टू तो 0 होगा पहले ही, और टाइम भी 0 होगा, और कुछ वेलोसिटी होगा वो हमें ज्ञान नहीं है उसका, तो इधर को जाएगा तो x इक्वल टू 0 रेस्ट स्टेट पर इनिशियल लेवल पर, तो इनिशियल लेवल कहेंगे हम इसको, रेस्ट स्टेट तो बोल नहीं सकते ना, इनिशियल लेवल इस पर पार्टिकल का ये रहेगा, तो जितना ज्यादा दूर जाएगा डिस्टेंस उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी टाइम के साथ, तो द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ओ टुवर्ड्स ए, x increases at time increases, so dx upon dt is positive, so ये हो जाएगा पॉजिटिव, एंड देन सिमिलरली हम कर लेंगे इंटीग्रेशन इसका, तो 1 अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम सब लोग जानते हैं साइन इनवर्स x अपॉन ए। सिमिलरली इंटीग्रेशन भी हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस इक्वल अंडर रूट म्यू टी प्लस C3 एक न्यू कांस्टेंट है और इसको रिमूव करना है, तो इस बार इनिशियल लेवल पर x इक्वल टू 0 है पॉइंट ओ, एंड t इक्वल टू भी 0 है, तो C3 भी 0 हो गया। इस इक्वेशन में अगर हम पुट करते हैं तो C3 हमें 0 मिलता है, साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स 0, तो साइन 0, तो ये हो जाएगा C3 इक्वल 0, तो C3 इक्वल 0 पुट करने पर इक्वेशन मुझे मिला साइन इनवर्स x अपॉन इक्वल अंडर रूट म्यू टी, और x अपॉन इक्वल साइन अंडर रूट म्यू टी, और x इक्वल ए साइन अंडर रूट म्यू टी, एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। तो अभी हमारे पास 3 इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, तो उनको हम किस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। तो गाइज आप इन 2-3 लाइनों से इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4 को डिफाइन कर सकते हो अच्छे से, कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या बताता है कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस पार्टिकल की वेलोसिटी बताता है, और इक्वेशन नंबर 3 और 4 पार्टिकल की जो पोजीशन है वो बताते हैं किसी टाइम t के पश्चात, किसी टाइम t के पश्चात पार्टिकल की पोजीशन को बताते हैं, और इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस पार्टिकल की वेलोसिटी को बताते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो गाइज इस वीडियो में हमने देखा कि हम किसी पार्टिकल का मोशन अंडर SHM कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सो हमने कैलकुलेट कर लिया है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नेचर, SHM के नेचर और एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड वगैरह इन सबको देखेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।